पाठ 14वां खान पान की बदलती तस्वीर। लेखक है प्रयाग शुक्ल जी। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। लेखक प्रयाग शुक्ल जी कहना चाहते हैं कि हमारे खान पान की आदतों में, संस्कृति में बहुत बड़ा बदलाव आया है। 10-15 वर्षों से अलग अलग राज्यों में मिलने वाले पदार्थ दूसरे राज्यों के लोग भी पसंद करने लगे हैं। जैसे उत्तर भारत में दक्षिण भारत का इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम जैसी चीज़ों को लोग पसंद करते हैं और घर में भी बनाते हैं, और कहीं होटल में बाहर जाए तो रोज़ के मेनू से कुछ हटकर खाना चाहते हैं तो इडली डोसा को मंगवाते हैं, इडली डोसा खाने के लिए मंगवाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि अब इडली डोसा सिर्फ साउथ में नहीं है, दक्षिण भारत में नहीं है, तो उत्तर भारत में भी उपलब्ध है। और उत्तर भारत की क्या हालत है? उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, ढाबे में लोग बैठकर खाते हैं। मतलब कई जगह पे हमारे यहाँ होटल है, लेकिन उत्तर में ढाबे दिखाई देते हैं छोटे छोटे, और उसमें लोगों को आराम से बैठकर खाने के लिए दिया जाता है। तो उसी तरह से ये ढाबा संस्कृति अलग अलग रास्तों पर हमें दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, मतलब पूरे भारत में दिखाई पड़ती है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। तो रोटी दाल साग जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जीवन का यानी खान पान का। तो जिसको चाहिए वो कहीं भी रोटी दाल साग प्राप्त कर सकता है। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। तो फास्ट फूड में जैसे हम बटाटा वड़ा खाते हैं, पाव भाजी खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, और ऐसी चीज़ें मंगाते हैं जो 2 मिनट में हाजिर हो जाए। फास्ट फूड यानी तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल है। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे, सभी लोग पसंद भी करते हैं। नूडल्स हैं वो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। घर में भी मैगी के 2 मिनट नूडल लाकर बच्चे पका लेते हैं। बच्चे भी बना सकते हैं, क्योंकि उसे 2 मिनट के लिए बनाने वाले नूडल्स ही कहा जाता है। तो और कुछ हो ना हो, घर में मैगी नूडल्स खाना या इस तरह के नूडल्स खाना सबको पसंद है, और ये अजनबी नहीं है। हम जानते हैं इन चीज़ों को। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप में तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। हम जानते हैं सेव है, चकरी है और शक्करपारा है, कभी मीठे होते हैं कभी नमकीन होते हैं, लड्डू है। ये चीज़ें हम दुकानों में खाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा तुरंत खाने के लिए ऐसी कौन सी चीज़ें जो बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं? तो वो है वेफर्स यानी आलू के चिप्स, और उसके विज्ञापन भी इतने ज़ोरदार किए जाते हैं कि कोई इसे बच ही नहीं सकता। उसकी नमकीन जो स्वाद है उसका, वो सभी को बहुत ही पसंद है। गुजराती ढोकला गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं, सबको पसंद है। खमन, ढोकला, गाठिया और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। ये तो हम जानते हैं कि बंगाली मिठाइयों की अलग दुकान होती है। बंगाली लोग मिठाई खाने में बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ दूध से बनी बहुत सारी मिठाइयाँ मिलती हैं, तो वो मिठाई बाकी शहरों के लोग भी अच्छी तरह से पसंद करते हैं और वो उन्हें अच्छा स्वाद दे जाते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन, पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं। ये बात
काबिले तारीफ़ है कि अपने शहर की जो चीज़ें हैं, व्यंजन हैं, वह तो मिलते ही है, साथ में अलग शहरों के व्यंजन, यानी समझो मुंबई में आप है तो मुंबई में पाव भाजी, समोसा ये तो प्राप्त होता है, वड़ा पाव, लेकिन उसके साथ साथ गुजरात का ढोकला, गाठिया, सेव और बंगाली मिठाइयाँ और भी कई चीज़ें, साउथ की जो चकरी होती है, कड़क चकरी थोड़ी सी, वो साउथ के अलग नारियल के तेल में बने हुए चिप्स, केले के चिप्स काफ़ी मशहूर है, ये मिल जाता है। दिल्ली में जाओ, वहीं अलग अलग जगह पर पूरे भारत भर के स्वादिष्ट व्यंजन चखने को मिलते हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्रायः हर क्षेत्र में मिलते हैं और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। ये हम जानते हैं। बच्चों को रोज़ एक ही तरह का खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो फरमाइश होती है कि मम्मी आज ये बनाओ, आज हम ये नहीं खाएंगे, हमें ये चाहिए। और इस तरह की चीज़ें घर में माँ बनाती है या अलग अलग चैनल पर देखकर, किताबों में, यूट्यूब पर ये व्यंजन देखकर माताएं अपने बच्चों को खुश रखती है। कुछ चीज़ें और भी हुई है, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुका है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेंकी तली जा रही है। ये तो हम जानते हैं। सुबह जल्दी उठकर अगर टिफ़िन बॉक्स, बच्चों के टिफ़िन में कुछ देना हो तो कई घरों में अभी भी ब्रेड बटर या ब्रेड में अलग अलग सलाद के रूप में ककड़ी है, खीरा, आलू, सॉस, चटनी, अमूल बटर, मतलब बटर, चीज़ डालकर अच्छे से सैंडविच बनाकर बच्चों को दिया जाता है। कहीं जगह पर सुबह नाश्ते के लिए ब्रेड ऑमलेट पसंद किया जाता है। इस तरह से ब्रेड जो पहले लोग घरों में लाना पसंद नहीं करते थे, समझते थे कि यह तो अंग्रेज़ों का ही खाना है, अब काफ़ी हद तक लोगों के घरों में ब्रेड मौजूद होता है। नाश्ते के रूप में लोग उसे पसंद भी करते हैं। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। जी हाँ, जो यंग जनरेशन है, जवान पीढ़ी, युवा बच्चे जो है, वह क्योंकि उनका कई लोगों से अलग अलग तरह से ऑफिस के कारण कहो या और किसी आने जाने की यातायात के साधनों के कारण, टीवी, दूरदर्शन, समाचार पत्रों के द्वारा चीज़ों के नाम, व्यंजन बनाने की रीति, या दोस्तों के घर में उन्होंने ऐसा खाना खाया हो तो उन्हें इन सारी बातों की जानकारी होती है। और ये जो युवा पीढ़ी है वो अपने स्थानीय व्यंजनों के बारे में कम और विदेशी, परदेशी या पर राज्यों के व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वैसा स्वाद चखना चाहते हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित हो गए हैं। बम्बई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जैसे कि दिल्ली में जाकर छोले और कुलचे लोग खाते हैं। मुंबई में पाव भाजी मशहूर है, मुंबई की वैसे तो वड़ा पाव भी मशहूर है, दाबेली मशहूर है, सैंडविचेस लोग खाते हैं। अलग अलग स्थानों में जाकर चौपाटी पर भेल खाते हैं समुद्र किनारे। तो यहाँ उन्होंने बताया है, लेखक बताते हैं कि ठीक है कि लोग इन चीज़ों को पसंद करते हैं, पर बाकी स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में ये चीज़ें बहुत छोटी हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। शुद्धता के बारे में भी, मिलावट के बारे में भी लेखक कुछ कहना चाहते हैं कि अब वो बात नहीं रही। शुद्ध घी में बनाई गई मिठाइयाँ अब नहीं रही, क्योंकि हर जगह मिलावट का ज़माना आ गया है। पहले जैसा स्वाद अब नहीं रहा। कहने को तो पेठा है, मथुरा के पेड़े हैं, पर मथुरा के पेड़े जैसे पहले स्वादिष्ट हुआ करते थे, अलग रुचि के
होते थे वैसे अब नहीं रहे, अब वो बात नहीं रही। ऐसा लेखक कहते हैं कि व्यंजन तो कम होते हैं, लोग भूल भी जाते हैं, विदेशी व्यंजन को पसंद करते हैं, लेकिन क्या स्थानीय व्यंजनों में वो पहले जैसी बात रही? तो बिल्कुल नहीं। गुणवत्ता में भी फ़र्क आ गया है, यानी जो चीज़ें बची भी हुई है उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई। जैसे हम जानते हैं कुछ चीज़ें कुछ खास मौक़ों पर बनती है, जैसे संक्रांत के दिन 14 जनवरी 15 जनवरी, तो उस वक्त तिल के बनाए हुए लड्डू, चिक्की, सिंघ, गुड़ आदि चीज़ों की बनाई हुई मिठाइयाँ लोगों को पसंद थी। माताएं अपने घरों में वक्त निकाल कर इन चीज़ों को बनाती थी, लेकिन अब छुट्टी नहीं मिलती, वक्त नहीं मिलता। माताएं भगिनियाँ नौकरी पर लग गई है, कामकाज से व्यस्त रहने के कारण लोगों के पास, औरतों के पास वक्त नहीं है। तो और दूसरी बात है, जो चीज़ें बाहर से मिल जाती है, दुकान से आसानी से मिल जाती है, उसे घर में क्यों बनाना है? इतना बखेड़ा क्यों करना है? इतना वक्त लगाकर अपना श्रम देकर बनाना क्या ज़रूरी है? तो लड्डू है, चिक्की है, इन चीज़ों को कामकाजी महिलाएं बाहर से खरीद लेती है, ऐसा भी होता है। फिर और कई सीज़न से, जैसे गर्मी के बारिश के दिनों में मुंबई में भजिया बनते हैं और चाय और पकोड़े, आलू के पकोड़े, मराठी में या मुंबई वासी से प्याज के पकोड़े या कांदा भजी भी कहते हैं। खास बटाटे वड़े इस सीज़न में बनते हैं, बच्चों को पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। ऐसी चटपटी नमकीन चीज़ें कौन पसंद नहीं करेगा, तो सभी पसंद करते हैं। तो इन चीज़ों के लिए बनाने के लिए वक्त नहीं है, तो क्या करें, ऐसा लेखक सोच रहे हैं। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत नहीं है लोगों में। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुस्साध्य है, ये आसान नहीं है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो, आसानी से वो जो बन जाते हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाले चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है, जिसमें बहुत मगजमारी हो, जिसको कहते हैं बहुत वक्त लगता हो और थोड़ा आसान नहीं हो जो व्यंजन बनाना, उसे तो पुस्तकों की मदद से कभी कभार बनाते हैं। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग आई है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। औरतें, कामकाजी औरतें जो होती है, उन्हें नौकरी पर जाना है, जो शनि रवि जो 2 दिन छुट्टी होती है, उसमें हफ्ते भर के बाकी के पेंडिंग जो बाकी काम है वो पूरे करने होते हैं। बच्चों की फरमाइश, व्यंजनों की फरमाइश कि माँ आज ये बनाओ, मम्मी आज ये बनाओ, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। तो वो जो 2 दिन बाकी बचते हैं छुट्टी के, उसमें अपने बचे कुचे काम करके वह थोड़ी चैन की सांस लेती है। शायद वो भी उसके लिए मुमकिन नहीं है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो मिठाइयाँ होती है उसमें मेवा डालना पड़ता है, सूखा मेवा, और आजकल की महंगाई के ज़माने में इन चीज़ों का आसानी से मिलना कठिन है। इतनी महंगाई में लोग सोचते हैं कि चलो ये नहीं बनाए, और अगर बनाने हैं तो उसमें ये मेवे न डालें। और जैसे कि हम जानते हैं, जो चीज़ जिस चीज़ से बनती है, जिन मेवों से बनती है, उन मेवों का अपना एक खास अस्तित्व होता है उन चीज़ों में। अगर उसके बिना वो व्यंजन बनता है तो उसका स्वाद फीका हो जाएगा। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, उसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है, सकारात्मक, पॉजिटिव,
जी हाँ, पहले माँ के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे कि ये जो बना है वही खाना है, रोटी सब्जी दाल भात सलाद, और संडे के दिन या इतवार के दिन अगर छुट्टी है तो और कुछ बना लिया। शाकाहारी और मांसाहारी के लिए भी अलग अलग मेन्यू तैयार होता है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि मिश्रित संस्कृति, कभी ये बनाया कभी वो बनाया, तो माँ के सामने सवाल नहीं रहता कि आज बच्चों को खाने के लिए क्या बनाया जाए। पहले परिवार जो था बहुत बड़ा हुआ करता था, तो हर एक की पसंद को ध्यान में नहीं रखा जाता था। अब एकल परिवार हो गए, माता पिता और उनके 2 बच्चे, तो आज इस बच्चे की अब आज एक बच्चे की रुचि के अनुसार कुछ बना लिया, कल दूसरे बच्चे की रुचि के अनुसार कुछ बना लिया। इस तरह से बच्चों से पूछकर भी कई बार पकवान बनते हैं या व्यंजन बनते हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। हम जानते हैं कई बार रेडी टू मिक्स तैयार आते हैं पैकेट में, उसको खोलकर बस गर्म पानी में मिलाकर या कुकर में चढ़ाकर बनाना होता है। उस आधा अधूरा सामान तो वैसे ही पैकेट में तैयार आ जाता है, उसे सिर्फ घोलकर कुकर में चढ़ाना है या उसे व्यंजन बनाने हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। कोई यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। हाँ, ये जैसे कहा जाता है कि हम जिस तरह का सांभर, इडली सांभर मुंबई में खाते हैं, वैसा दक्षिण के होटल में नहीं दिया जाएगा या घरों में नहीं बनता। ये तो लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर थोड़े से बदलाव लाकर सांभर बनाया जाता है। पाव भाजी भी वैसी है। जो पाव भाजी मुंबई में मिलती है या ख़ास दुकानों पर उसे खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, वैसे अगर हम घर में बनाएं तो उसका स्वाद थोड़ा अलग लगता है, फीका लगता है। उतनी चटपटी चीज़ें या व्यंजन घर में नहीं बनते, उसमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ता है। बच्चे नहीं खाते या कई घरों में लहसुन प्याज वर्ज्य है, तो अगर घर में उस कुछ चीज़ को बनाना है तो उसमें व्यंजन में प्याज और लहसुन को इस्तेमाल नहीं करते, तो उस व्यंजन का स्वाद बदलना जायज़ है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। जी हाँ, टिफ़िन में हर एक का परिवार अलग अलग जगह से, शहरों से आता है, और कॉस्मोपॉलिटन, जहाँ सब जाति धर्म भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, जैसे मुंबई दिल्ली कोलकाता चेन्नई जैसे शहरों में, वहाँ बच्चों के जब दोपहर के टिफ़िन खुलते हैं तो उसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन पाए जाते हैं, तो इसमें विविधता आ गई। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि एक दूसरे की चीज़ें खाकर बच्चे व्यंजन को चख कर माँ से अनुरोध करते हैं कि माँ, आप उनकी मम्मी से पूछो कि वो व्यंजन कैसे बनाया था, और घरों में वैसा व्यंजन बनवाने की जिद करते हैं। तो यहाँ क्या कहा है उन्होंने कि इससे एकता होती है। बीज भली भांति अंकुरित तभी होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है? मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई है। जी हाँ, महाराष्ट्र में जो चीज़ें बनती है उसके लिए जिन व्यंजनों का चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वह अलग होती है। दिल्ली में अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। जैसे एक मैं बात बताऊं कि मुंबई में प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। करी बनाने के लिए जो ग्रेवी बनाते हैं हम लोग, उसमें प्याज और
कोंकण कोस्टल रीजन यानी समुद्र किनारा होने के कारण व्यंजनों में नारियल का इस्तेमाल बहुतेरे होता है। जबकि दिल्ली में नारियल उपलब्ध नहीं होता, तो वहाँ टमाटर की ग्रेवी बनती है। टमाटर से बना हुआ व्यंजन बनता है। यही बात है कि मुंबई में चावल को ज़्यादा पसंद किया जाता है। दक्षिणी भारत में चावल और उड़द के दाल के बहुत सारे पकवान, सभी चीज़ें जो रोज़मर्रा की खाने की चीज़ें भी उसी से बनती है। वहाँ रोटी बहुत कम खाई जाती है। तो दिल्ली जैसे शहरों में, पंजाब जैसे शहरों में रोटी और पूरी मतलब गेहूं से बने हुए व्यंजन ज़्यादा रोज़ के जीवन में, रोज़ के खाने में होते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी ज़रूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। खास किसी व्यंजन को खाने के लिए, चखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और कहते हैं कि मुंबई में ये प्रसिद्ध है, दिल्ली में चलो यहाँ पे ये खाएं, गोलगप्पा खाएं, और कलकत्ते में चलो ये बंगाली मिठाई खाएं, रसगुल्ले खाएं। और वहाँ खास दुकानों पर रबड़ी खाने के लिए लोग जाते हैं, कुल्फ़ी खाने के लिए जाते हैं, चौपाटी पर भेल खाने के लिए चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को एथनिक कहा जाता है, क्योंकि उसी खास जगह पर उस चीज़ का मिलना संभव है और कहीं नहीं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। बैंगन का भरता है, ऊंधियो है और कई ऐसी चीज़ें हैं, पकवान जिसे हम कहते हैं कि पूरे साल भर में बहुत कम बार बनाने का अवसर प्राप्त होता है। तो ऐसी सारी चीज़ें केवल एथनिक के नाम पर होटलों में मिले, ये नहीं चलेगा। लोगों को अब इनसे दोबारा परिचित करवाना पड़ेगा। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाज़ारों से गायब हो जाए तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। इससे बढ़कर गलत बात कुछ नहीं होगी कि जो चीज़ें होटलों में मिलती है एथनिक के नाम पर, वो घरों में बनानी बंद कर दी जाए, लोग वहाँ जाकर उसे चखने लगे। ये गलत बात होगी। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। लेखक प्रयाग शुक्ल जी कहते हैं कि व्यंजन बनाना और उसे अच्छी तरह बनाना बिना किसी बदलाव के यह कम होता जा रहा है। लोग उसमें अपनी पैसों की बचत देखते हैं और आसानी से बनाना है, श्रम की, मेहनत की कमी अगर कम करे तो जल्दी से कैसे बने। तो इन सब चीज़ों के कारण व्यंजन में बदलाव आने लगे हैं। तो अच्छी तरह बनाई और पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ अब बाज़ार से गायब हो गई है, नहीं मिलती। मौसमी सब्जियों से भरे समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। दुर्गति बुरा हाल है। तो मौसम के अनुसार जो चीज़ें, जैसे मटर है तो मटर के समोसे बना लिए, और कोई चीज़ किसी खास मौसम में ही सब्जियां मिलती है तो चलो उसे बनाया जाए और उसे जी भर कर खाया जाए। अब लोगों के पास समय नहीं है, और हो सकता है श्रम करने की तैयारी भी नहीं है, वक्त की कमी है। कामकाजी महिलाओं के पास इतना वक्त नहीं है कि इन चीज़ों को बाज़ार से लाए और 2-2 दिन के लिए उसकी तैयारी करके फिर तीसरे दिन बनाएं। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वास्थ्य, स्वाद और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। तो ये एक बहुत सच्ची बात, कड़वा सच लेखक जी ने बताया है। वो कहते हैं कि पहले सुबह उठकर हम रोटी का नाश्ता कर लेते थे, चाय के साथ रोटी खाना मामूली बात थी, पर अब वैसा नहीं रहा। ब्रेड खा लेते हैं, ब्रेड में ज़्यादा मात्रा में मैदा होता है। तली हुई तीखी चीज़ें खाने से फैट्स बढ़ते हैं और हमारी सेहत पर इसका बुरा असर होता है।
नमकीन, ज़्यादा नमक वाली, प्रिजर्वेटिव जिसमें इस्तेमाल किए गए हैं, ऐसी चीज़ों के खाने से हमारे स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। रंग बिरंगी मिठाइयाँ खाना कैंसर जैसे रोगों को आमंत्रण देना है। तो ये जो चीज़ें हम पश्चिम के लोगों की नकल करके खा रहे हैं, जैसे दुकानों में केक उपलब्ध है, पिज़्ज़ा उपलब्ध है, बर्गर उपलब्ध है, ब्रेड्स में चीज़ डाल कर हम ठूस ठूस कर उसको खाते हैं, तो ये सब गलत है। सुबह उठकर सबसे पहले चाय के साथ या चाय या दूध के साथ किस तरह के व्यंजन को हम खाते थे? पौवा है, उपमा है, शीरा है। तो ये इन चीज़ों को खाने से हमारी सेहत अच्छी रहती थी। और ये जो पश्चिम की चीज़ों को हमने जो अपनाया है आधुनिकता के नाम पर, वह बहुत ही गलत है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। ये क्यों कहा है लेखक ने कि जब हम किसी के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ बुफे की अरेंजमेंट होती है। अपनी थाली में वहाँ खड़े होकर लाइन सर जितना भी चाहो हम भर लेते हैं। एक वक्त में दो ही चीज़ों का स्वाद चखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता, क्योंकि वहाँ शादी ब्याह में इतनी भीड़ होती है कि बार बार जाकर अपनी चीज़ों को, अपने व्यंजन, अपने स्वादिष्ट पकवान को ले आना हमारे लिए आसान नहीं होता। तो लोग क्या करते हैं, या बच्चे बड़े सभी लोग एक ही साथ में जितना भी चाहो उस थाली में अपने भरकर व्यंजन लेकर आते हैं। अक्सर प्रीति भोज और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गड्ढमड्ढ होता है, एक दूसरे से मिक्स। किसी एक चीज़ को अच्छी तरह से चखने का मौका नहीं मिलता। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। हम उसका लाभ प्रायः नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। विपरीत प्रकृति वाले, कुछ तीखे, कुछ मीठे, कुछ ठंडे, कुछ गर्म, कुछ अपने प्रकृति के लिए कफ कारक। जैसे कि हम जानते हैं इंसान के शरीर में 3 तरह के प्रकृतियाँ होती है लोगों की, कफ, पित्त और वात। कई चीज़ों को खाने से पित्त बढ़ता है, कहीं को खाने से वात बढ़ता है, और हमें इसका कॉम्बिनेशन होता है, वो ध्यान रख कर खाना है। एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ खाए तो उसका गलत असर, बुरा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। तो लेखक यही कहना चाहते हैं कि चीज़ें सामने रखी है, उसमें से क्या लेना है क्या नहीं लेना है, ये सोचने की बुद्धि इंसान के पास है। लेकिन इंसान ऐसा नहीं करता, हम उसका लाभ नहीं उठाते। एक ही प्लेट में कई तरह के व्यंजन और बिल्कुल विपरीत उल्टे प्रकृति वाले, जिसका स्वाद अलग हो, रुचि अलग हो, और एक दूसरे को साथ में खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, ऐसे भी पदार्थ हम एक साथ उठाकर लाते हैं, बैठकर खाते हैं। इसीलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, और लग यही रहा है कि यही और भी अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना ज़रूरी है। इस तरह की जो मिश्रित खान पान की संस्कृति है, उस पर थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, जांचना ज़रूरी है, क्या गलत है क्या सही है, ये सोच समझ कर हमें खाना है। धन्यवाद। प्रश्न अभ्यास निबंध से पहला सवाल है, खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का क्या मतलब है? अपने घर के उदाहरण देकर इसकी व्याख्या करें। खान पान की मिश्रित संस्कृति से लेखक का अभिप्राय यह है कि अलग अलग प्रदेशों और देशों के व्यंजनों के अलग अलग प्रकारों का मिला जुला रूप है। उदाहरण के लिए, आज एक ही घर में बच्चों की पसंद अलग अलग होती है। कोई इडली डोसा खाना चाहता है तो कोई पाव भाजी, कभी राजमा चावल पसंद किए जाते हैं। मतलब दक्षिण
उत्तर और पूरब के व्यंजनों का यह मिला-जुला रूप है। सवाल दूसरा, खानपान में बदलाव के कौन से फायदे हैं? फिर लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? खानपान के बदलाव से हमारी खाने में रुचि बढ़ती है। अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थों को चखने से खाने का मज़ा मिलता है। दूसरा, विविधता में एकता तो भारत का मूल मंत्र है। विविध प्रदेशों के खाद्य पदार्थों को अपनाने से अपनापन बढ़ता है, समय की बचत होती है और श्रम भी कम लगता है। इस बदलाव को लेकर लेखक चिंतित है क्योंकि इस बदलाव के कारण स्थानीय व्यंजन लुप्त होते जा रहे हैं। लोगों का झुकाव परदेश या परप्रांतीय व्यंजनों की ओर हो रहा है। स्थानीय सब्जी पदार्थों से बनने वाले मौसमी व्यंजन हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। बढ़ता हुआ चीज़, बटर, शक्कर, मैदे का सेवन हानिकारक हो सकता है। लेखक इसी से चिंतित है। खानपान के मामले में स्थानिकता का क्या अर्थ है? स्थानिकता का अर्थ विशेष प्रांत के लोकप्रिय व्यंजन से है। मतलब मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले, पंजाबी समोसे, बंगाल की मिठाई, गुजरात का ऊंधियो। खानपान के बदलते रूप से लोगों का इन व्यंजन के प्रति रुझान कम हो रहा है। निबंध से आगे, घर में बातचीत करके पता लगाइए कि आपके घर में क्या चीज़ें पकती है और क्या क्या चीज़ें बनी बनाई बाज़ार से आती है। इनमें से बाज़ार से आने वाली कौन सी चीज़ें आपके माँ पिताजी के बचपन में घर में बनती थी? यह बच्चों को खुद करना है। यहाँ खाने पकाने और स्वाद से संबंधित कुछ शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से देखिए और इनका वर्गीकरण कीजिए। उबालना, तलना, भूनना, सेंकना। व्यंजन चीज़ों के नाम हैं दाल, भात, रोटी, पापड़, आलू, बैंगन। फिर स्वाद के नाम दिए हैं खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, कसेला। अब देखें, दाल, भोजन में दाल कैसे पकाई जाती है? तो उबाली जाती है। स्वाद है नमकीन। भात उबाला जाता है, मीठा होता है स्वाद। रोटी सेकी जाती है, उसका भी स्वाद मीठा है। पापड़ तला जाता है, उसका स्वाद नमकीन होता है और तीखा भी होता है। उसमें कौन से व्यंजन डलते हैं उसको देखकर मिर्च के पापड़ होते हैं, काली मिर्च के पापड़ होते हैं। आलू उबालना, उसका स्वाद मीठा होता है। बैंगन भुना जाता है और इसका स्वाद नमकीन होता है। अभी उन्होंने दूसरा बताया है, इन शब्दों में क्या अंतर है? इन्हें बनाने के तरीके विभिन्न प्रांतों में अलग अलग है। पता करें कि आपके प्रांत में इन्हें कैसे बनाया जाता है। कढ़ी, चावल और छौंक। हमारे प्रांत में चावल बर्तन में अथवा कुकर में पकाए जाते हैं। कढ़ी को दही की कढ़ी को जीरा, मिर्ची और हींग का तड़का लगाया जाता है, जिसमें कढ़ी पत्ता भी डला जाता है। छौंक सांबर या सूप को ऊपर से छौंक लगाया जाता है, जिसमें तेल में राई को डाला जाता है और इसमें हींग भी डलता है। 4. पिछली शताब्दी में खानपान की बदलती हुई तस्वीर का खाका नीचे तो इस प्रकार होगा। सन 60 का दशक छोले भटूरे, 70 का दशक इडली डोसा, 80 का दशक चीनी यानी तिब्बती भोजन मतलब नूडल्स, फ्राइड राइस वगैरह, सन 90 का दशक पिज़्ज़ा, पाव भाजी। इस प्रकार आप कुछ कपड़ों या पोशाकों की बदलती तस्वीर का खाका खींचिए। तो
60 का दशक, साड़ी सलवार कुर्ता। 70 टाइट कपड़े, स्कर्ट, मिडी, मैक्सी। 80 का दशक, पैंट शर्ट सूट। 90 जीन्स टॉप। भाषा की बात। खान पान शब्द खान और पान दो शब्दों को जोड़कर बना है। खान पान शब्द में और छिपा हुआ है। जिन शब्दों के योग में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हो उन्हें द्वंद्व समास कहते हैं। नीचे द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए और अर्थ समझिए। सीना पिरोना। सीने पिरोने की कला सबको अवगत नहीं होती। भला बुरा। गुस्से में सेठ जी ने नौकर को भला बुरा कहा। चलना फिरना। दुर्घटना के कारण मोहन का चलना फिरना बंद हो गया। लंबा चौड़ा। मार्केट के पास वाला रास्ता लंबा चौड़ा है। कहा सुनी। सास बहू में अक्सर कहा सुनी हो जाती है। घास फूस। शाकाहारी जानवर घास फूस खाते हैं। फिर दूसरा जो सवाल है, एक शब्द सुनने या पढ़ने पर कोई और शब्द याद आ जाता है। आइए शब्दों की ऐसी कड़ी बनाएं। नीचे शुरुआत की गई है, उसे आप आगे बढ़ाइए। कक्षा में मौखिक सामूहिक गतिविधि के रूप में भी इसे दिया जा सकता है। थोड़ा सा एग्जाम्पल देते हैं। इडली, दक्षिण, केरल, ओणम, त्योहार, छुट्टी, आराम। इसमें यहाँ तक उन्होंने एक करने को दिया है। इसी तरह से आपको किसी शब्द को सोचकर उसके साथ जुड़ने वाले या उसके साथ याद आने वाले शब्दों को इकट्ठा करना है। धन्यवाद।